नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार वर्मा, सहआचार्य गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आप लोगों से मुखातिब हूँ। हम पहले जैव भूगोल के कई पॉइंट्स के बारे में पूर्व की कक्षाओं में चर्चा कर चुके हैं। आज हम बायोज्योग्राफी के एक नए टॉपिक को सामने रख रहे हैं, जिसे हम कहते हैं आइसोलेशन या हिंदी में पार्थक्य। जंतुओं का आइसोलेशन क्या होता है, इसके क्या कारक हैं और इसकी क्या भूमिका है, इसके बारे में आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे। पहले अर्थ और परिभाषा के बारे में समझ लेते हैं। किसी जाति विशेष के जीवों के छोटी छोटी इकाइयों, समूहों या उपजातियों में विभक्त होने की क्रिया को पार्थक्य या पृथक्करण आइसोलेशन कहते हैं। पार्थक्य के परिणाम स्वरूप विभक्त हुए समूहों के जंतु परस्पर जनन क्रिया करने में असमर्थ हो जाते हैं और धीरे धीरे पृथक पृथक जातियों का रूप ले लेते हैं। अतः पार्थक्य किसी एक जाति के प्राणियों को दो उपजातियों में अथवा एक उपजाति के प्राणियों को अपनी मूल जाति की प्राणियों से अलग करता है। रेंस, मायर, सिम्पसन, लेक आदि प्राणीशास्त्रियों ने इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया था। और पार्थक्य के कारणों की जांच करने के लिए हम बात करें तो क्या कारक है पार्थक्य के या फैक्टर्स ऑफ आइसोलेशन। अलग अलग जातियों के जीवों में जननीय पार्थक्य बनाए रखने के लिए अनेक कारक उत्तरदायी हैं। इनके कारण विभिन्न समष्टियों में संकरण जीवित रहता है। डोलेंस्की ने पार्थक्य के कारकों को दो वर्गों में रखा। पहला भौगोलिक पार्थक्य और दूसरा है जननीय पार्थक्य। ये पहला है भौगोलिक पार्थक्य या पृथक्करण। ये कारक अलग अलग स्थानों पर पाई जाने वाली जातियों पर कार्य करता। और जननीय पृथक्करण ये एक ही स्थान पर पाई जाने वाली जातियों की जीन संरचना में परिवर्तन उत्पन्न कर उनमें संकर के निर्माण को रोकता है। मेकम ने पार्थक्य के कारणों को दो वर्गों में बांटा या रखा। पहला है पूर्व संगम कारक या प्रीमेटिंग फैक्टर्स। इसके अंतर्गत कारक आते हैं भौगोलिक पार्थक्य, जियोग्राफिकल आइसोलेशन। जंतुओं में पृथक्करण के लिए उत्तरदायी कारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भौगोलिक कारक है। इसके कारण एक जाति अनेक छोटी छोटी उपजातियों या अलग अलग इकाइयों में बढ़ जाती है। विभिन्न भौतिक अवरोध यथा पर्वत श्रृंखलाएं, घाटियां, महाकर्ण, चोटियां, नदियां, मरुस्थल, वन, स्थल सेतु, जल जल डमरू मध्य, दलदल इत्यादि एक ही जाति के जीवों को परस्पर मिलने से रोकते हैं, जिससे वे उपजातियों में बढ़ जाते हैं। इनमें उत्पन्न भिन्नताएं भौगोलिक अवरोध की प्रभावशीलता तथा पृथक्करण की अवधि पर निर्भर करती है। उदाहरणार्थ, हवाई द्वीप समूह में स्थलीय घोंगे या लैंड स्नेल की अलग अलग उपजातियां पाई जाती हैं। इस द्वीप समूह के ओहियो नामक द्वीप पर ज्वालामुखी क्रिया निर्मित पर्वत श्रेणियों के मध्य घाटियां हैं, जिनके ऊपरी भाग बंजर एवं वनस्पति विहीन है। यहाँ प्रत्येक घाटी में भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पति तथा स्थलीय पौधों की अलग अलग उपजातियां पाई जाती हैं। इनमें भिन्नता की मात्रा घाटियों की परस्पर दूरी पर निर्भर करती है। महाद्वीपीय प्रवाह, पर्वतीकरण तथा हिमयुगीन हलचलों का प्रभाव भी जीवों के वितरण पर स्पष्ट देखा जा सकता है। दूसरी प्रकार का कारक है पूर्व संगम कारक में दूरी के कारण पृथक्करण, आइसोलेशन ड्यू टू डिस्टेंस। यदि किसी एक ही जाति के सदस्य बहुत बड़े क्षेत्र में दूर दूर तक फैले हों तो कोई भौगोलिक अवरोध न होने पर भी दूरी के कारण वे परस्पर नहीं मिल पाते हैं। इसके फलस्वरूप बड़े क्षेत्र के किसी एक भाग में स्थित एक ही जाति के जीवों में परस्पर जनन होता रहता है। उदाहरणार्थ, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के विस्तृत मैदान में कोई भौगोलिक अवरोध न होते हुए भी स्तनधारी प्राणी मात्र दूरी के कारण उपजातियों में बंट गए। तीसरा जो कारण है जलवायु पार्थक्य या पृथक्करण, क्लाइमेटिक आइसोलेशन।
किसी विस्तृत क्षेत्र के विभिन्न भागों में जलवायु संबंधी भिन्नता होने पर एक भूभाग के जीव दूसरे भूभाग पर नहीं पहुंच पाते हैं। प्राय जीव अपनी अनुकूल दशाएं वाले क्षेत्र पर ही रहते हैं, अतः उनमें अपनी जलवायु के अनुकूल परिवर्तन होते रहते हैं। जलीय जीवों पर जलवायु दशाओं के साथ जल में घटित लवणों की मात्रा के कारण भी प्रभाव पड़ता है और जलवायु कारक जीवों की उपाचय क्रियाओं को भी प्रभावित करते हैं, जिससे शरीर क्रियात्मक भिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार एक ही जाति के जीव जलवायु भिन्नताओं के कारण उपजातियों में बढ़ जाते हैं। तीसरा कारण है मौसमी पार्थक्य या सीजनल आइसोलेशन। जनन ऋतु में अंतर जीवों में संगम या संकरण को रोकता है। अनेक अकशेरुकी जीवों में भी मौसमी पृथक्करण पाया जाता है। उदाहरणार्थ कॉड की दो जातियां साथ साथ रहती हैं, किंतु बुफो अमेरिकाना का जनन काल वर्षा ऋतु में प्रारंभ में होता है, जबकि बुफो फॉलेरी का वर्षा ऋतु के अंत में। इसी कारण उनके संकर नहीं मिलते हैं। अनेक पक्षियों में भी मौसमी पृथक्करण देखने को मिलता है। पांचवा जो कारक है वो है पारिस्थितिक पार्थक्य या पृथक्करण, इकोलॉजिकल आइसोलेशन। जीवों के भोजन स्वभाव एवं शरीर क्रियात्मक आवश्यकताओं में अंतर के कारण एक ही क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियां भी अलग अलग आवासों में रहती हैं, अतः उनमें संकर का मिलना दुर्लभ है। उदाहरणार्थ बेल्जियम में स्टिकल बैक मछली की पारिस्थितिक रूप से भिन्न उपजातियां पाई जाती हैं। इनमें से एक वर्ष पर्यंत स्वच्छ जल में रहती है, जबकि अन्य शीत ऋतु में समुद्र में तथा ग्रीष्म ऋतु में नदी मुहानों की ओर प्रवसन कर जाती हैं। छठा जो कारक है वो है मनोवैज्ञानिक पृथक्करण या साइकोलॉजिकल आइसोलेशन। जंतुओं में संगम की क्रिया समुचित उद्दीपन के आदान प्रदान के बाद पूर्ण होती है। लैंगिक मिलन से पूर्व प्रत्येक जाति के नर विशिष्ट प्रकार की अनुरंजन क्रियाएं या कोर्टशिप करते हैं, जिनके प्रति केवल उसी जाति की मादाएं आकृष्ट होती हैं। नर प्राणियों द्वारा उसी जाति की मादाओं के प्रति ये विशिष्ट क्रियाएं जाति अभिज्ञान या स्पीशीज रिकग्निशन कहलाती हैं। अनुरंजन व्यवहार में अंतर के कारण विभिन्न जातियों के जीवों में संगम नहीं हो पाता, अतः संकर का मिलना दुर्लभ होता है। उदाहरणार्थ अनेक स्तनधारी अपने साथी को आकर्षित करने के लिए विशेष प्रकार की गंध उत्पन्न करते हैं। अनेक पक्षी शरीर को फुलाकर पंजों को फड़फड़ाते हैं। सातवां है मैकेनिकल आइसोलेशन या यांत्रिक पृथक्करण। अनेक प्राणियों में जनन इंद्रियों की जटिल संरचना के कारण तनिक अंतर भी इनकी मैथुन की क्रिया में रुकावट उत्पन्न कर देता है एवं शुक्राणुओं का संचरण नहीं हो पाता है। कीटों की जनन इंद्रियां ताले कुंजी के सिद्धांत पर बनी होती हैं। उदाहरण मॉथ की विभिन्न जातियों में मैथुन होने पर मादा जननांग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। ड्रोसोफिला मक्खी में अंतर जातीय मैथुन के फलस्वरूप भी ऐसा ही होता है। अगला जो कारक है वो कहलाता है कायिक पार्थक्य या फिजियोलॉजिकल आइसोलेशन। कुछ जातियों के जंतुओं में शरीर क्रियात्मक भिन्नता उत्पन्न हो जाने के कारण उपजातियां बन जाती हैं, जो कालांतर में भी नई जातियां बनती है। ड्रोसोफिला मक्खियों की एक ही जाति में मैथुन पर निषेचन हो पाता है। भिन्न जातियों में मैथुन होने पर अंडे निषेचित न होकर नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न जातियों में विभिन्न प्रकार की नस्लों में जो आपके मैथुन क्रियाएं हैं वो अलग अलग होती हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो कहलाता है संगमोत्तर कारक या पोस्ट मेटिंग फैक्टर्स। उपयुक्त पूर्व संगम कारकों के निष्फल होने पर अन्य प्रकार के कारक कार्य करते हैं, जिससे या तो संकर उत्पन्न ही नहीं हो पाते या उनकी मृत्यु हो जाती है। प्रमुख संगमोत्तर कारक निम्न प्रकार से है पोस्ट मेटिंग फैक्टर्स। पहला है युग्मक मर्त्यता या जेनेटिक या जीमेट मोर्टेलिटी। बाह्य व आंतरिक दोनों प्रकार के निषेचन में युग्मक मर्त्यता देखने को मिलती है। आंतरिक निषेचन वाले प्राणियों में एक जाति के शुक्राणु दूसरी जाति की मादा के जननांगों में जीवित रहने में
असमर्थ होते हैं तथा जीवित रहने पर ये निषेचन कर सकने में असमर्थ होते हैं। बाह्य निषेचन वाले प्राणियों में प्राय शुक्राणु अंडे का निषेचन करने में असमर्थ रहते हैं। यद्यपि निष्क्रिय जंतुओं वाला नर भी मादा को अंडे देने के लिए प्रेरित कर सकता है, किंतु ऐसे अंडे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। ड्रोसोफिला की योनि में अंडों का पथ अवरुद्ध होना इसका एक प्रमुख उदाहरण है। दूसरा पॉइंट है युग्मनज की मृत्यता या संकर का जीवित न रह पाना, जाइगोमेटिक मोर्टेलिटी और हाइब्रिड इनवाइबिलिटी। अनेक बार एक ही जाति के शुक्राणु दूसरी जाति के अंडों का निषेचन करने में तो समर्थ हो जाते हैं, किंतु ऐसे बना युग्मजन या तो वृद्धि करने में असमर्थ होता है या फिर संकर भ्रूण कुछ समय पश्चात ही मर जाता है। उदाहरणार्थ राणा पाइपेनस की 2 प्रजातियों के संकर जीवित नहीं रह पाते हैं या जीवित नहीं रहते हैं। अगली है संकर निम्नता, हाइब्रिड इनफीरियरिटी। प्रकृति में अनेक ऐसे संकर मिलते हैं जो पूर्ण स्वस्थ व जन सक्षम प्रतीत होने पर भी संतान उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होते। शरीर क्रियात्मक विचलन या पारिस्थितिक अंतर इस दुर्बलता का कारण बना होता है। उदाहरण लिनम पेरेने तथा लॉस्ट्रिकम का संकर करने पर भी प्राप्त बीज सामान्य दशा में उगने में असमर्थ रहे, किंतु बीजावरण से भ्रूणों को पृथक करने पर वह तेजी से वृद्धि करने लगे। ये भी देखा गया कि प्राय नर जीवों के संकर मृत्युग्रस्त होते हैं एवं मादा इस प्रभाव से बची रहती है। अगली है 4th पॉइंट, संकर बंध्यता या हाइब्रिड स्टेरिलिटी। यदा कदा ये भी देखा गया है कि 2 भिन्न जातियों के संगम के फलस्वरूप बना युग्मजन जीवित रहने तथा परिवर्तन करने में समर्थ होता है, किंतु वह स्वयं बंध्य होता है या बहुत ही कम संतान उत्पत्ति कर सकता है। उदाहरण गधे एवं घोड़े के अंतर जनन से उत्पन्न खच्चर बांझ होता है। अब हम बात करते हैं पृथक्करण की विकास में भूमिका, रोल ऑफ आइसोलेशन इन इवोल्यूशन। पृथक्करण जैविक विकास का महत्वपूर्ण कारक है। इसके कारण जातियां उपजातियों में बढ़ जाती हैं, अर्थात ये जाति उद्भवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये विस्थापित तथा समस्थानिक प्रजातियों के विकास में सहायक होता है। एक ही जाति की वह समस्त जातियों को अलग अलग क्षेत्रों में रहती है। विस्थापित समष्टियाँ कहलाती हैं। भौगोलिक पृथक्करण के कारण अलग अलग पर्यावरण में प्राकृतिक अनुकूलन के कारण जीवों के जीन कोश में अनेक भिन्नताएं उत्पन्न हो जाती है। अतः सभी विस्थापित समष्टियों के जीन कोश में इतने अधिक अंतर एकत्रित हो जाते हैं कि उनमें जनन पृथक्करण स्थापित हो जाता है। ऐसी समष्टियों के काफ़ी समय तक एक दूसरे से पृथक रहने पर जननीय प्राप्त करने के कारण विस्तानिक जातियों का उद्भवन होता है। इस प्रकार विस्तानिक जातियों के उद्भवन या उद्भव के लिए भौगोलिक एवं जननीय पृथक्करण उत्तरदायी होता है। एक ही भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाली विभिन्न जातियों की समष्टियाँ समस्थानिक समष्टियों या सिम्पैट्रिक पॉपुलेशन तथा ऐसी प्रजातियाँ समस्थानिक प्रजातियाँ सिम्पैट्रिक स्पीशीज कहलाती हैं। इनमें जननीय पृथक्करण होने के कारण आकार की भिन्नताएं बनी रहती हैं। धन्यवाद। अब हम कल की जो कक्षा है वो या जो भी अगली कक्षा है उसमें हम जंतुओं के वितरण डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।